चलिए, अपन ने प्लैनेट के सिग्निफिकेटर देख लिए थे। आज अपन को देखना है हाउस के सिग्निफिकेटर। देखिए, जो कृष्णमूर्ति पद्धति है, फुल एंड फुल किस पे बेस्ड है? हाउस सिग्निफिकेशन पे बेस्ड है। कृष्णमूर्ति पद्धति का सीधा सा अर्थ है कि जो भी हमें रिजल्ट मिलना है वो कहाँ से मिलना है? हाउस से मिलना है। लेकिन वो रिजल्ट हमें लाके कौन देगा? प्लैनेट्स देंगे। ठीक है। इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी इवेंट का हाउस ढूंढते हैं, फिर उसका प्लैनेट ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि रिजल्ट को डिलीवर करने का काम कौन करेगा? प्लैनेट करेगा। ठीक है। तो देखिए, हमें सिग्निफिकेटर्स बेसिक जो हैं वो पता होना चाहिए, ताकि जब हम कोई इवेंट पढ़ें या किसी चीज को पढ़ें तो हम उसको इजिली एनालाइज कर सकें। तो आज मैं आपको पूरे 12 घरों की जो बेसिक बेसिक सिग्निफिकेशन है वो आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। प्लैनेट के हम पढ़ चुके थे कि भाई मंगल का नेचर क्या होता है। तो मंगल का झगड़ने वाला होता है, एनर्जी होता है, बॉडी है वो हमारी, है ना। राहु का क्या इल्यूजन क्रिएट करता है। तो एक बेसिक नेचर हमने पढ़ा है। उसी प्रकार से आज हम हाउस पढ़ने जा रहे हैं कि हाउसेस के क्या क्या सिग्निफिकेशन होते हैं। ठीक है। चलिए, इंटरनेट नहीं आया अभी। चलिए, फर्स्ट हाउस से शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस क्या है? आप स्वयं है। जहां पर भी एक नंबर आपको इवेंट में दिखेगा, ये समझ जाइएगा कि उस इवेंट में आपकी इन्वॉल्वमेंट का होना बहुत आवश्यक है। बिकॉज वो इवेंट यदि एक नंबर शो कर रहा है, एक नंबर का मतलब होता है आप इटसेल्फ हैं, आप स्वयं हैं। ठीक है। तो एक नंबर की इंपॉर्टेंस ये होती है कि किसी भी इवेंट में यदि हमें एक नंबर नजर आ जाए तो हमें ये अलर्ट हो जाना है कि वो जो एक नंबर आया है वो ये बता रहा है कि उस इवेंट में हमारी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। या वो ये बताएगा कि आपको उस इवेंट के लिए हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क क्यों? क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट आ गई। ठीक है। तो इसीलिए हम एक नंबर को कैसे समझेंगे? व्हाट इज द एक नंबर या फर्स्ट हाउस? फर्स्ट हाउस इज नेटिव, हिम और हरसेल्फ। ठीक है। एक नंबर और क्या बताता है हमें? मेंटल कैरेक्टरिस्टिक बताता है। हमारा मेंटल कैरेक्टरिस्टिक, हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को बताता है। ठीक है। एक नंबर से हमारी लॉन्जिविटी पता चलती है। ठीक है। लॉन्जिविटी मतलब आयु। ठीक है। हमारी जनरल हेल्थ पता करना है तो एक नंबर। ठीक है। प्रोस्पैरिटी एक नंबर। डिग्निटी, आपकी डिग्निटी को कौन शो करता है? एक नंबर। स्ट्रगल फॉर लाइफ, आपको लाइफ के लिए स्ट्रगल करना है। मैंने आपको बताया ना, जहां पर भी एक नंबर आ जाए आप सीधा सा मतलब समझ जाएंगे कि वहां पर आपकी इन्वॉल्वमेंट हो गई है। आपकी इन्वॉल्वमेंट हो गई मतलब यू हैव टू डू हार्ड वर्क। ओके। तो स्ट्रगल फॉर लाइफ इज वन नंबर। इसीलिए हम क्या कहेंगे? सक्सेस और फेलियर इन अटेम्प्ट्स ऑल्सो इज एक नंबर। एक नंबर मतलब फर्स्ट हाउस। जहां पर भी आपको एक नंबर मिलेगा ये सिग्निफिकेशन आपको यूज करना है। ठीक है। तो एक नंबर में ज्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है। एक नंबर जब भी आए तो आप ये समझ जाइएगा कि उस इवेंट के लिए आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है या आपको हार्ड वर्क करना है। ठीक है। एक नंबर हेल्थ में भी एक नंबर काम करता है। चलिए, दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। दो नंबर मीन्स होता है सेकंड हाउस या सेकंड कस्प। देखिए, सेकंड हाउस इज एडिशन इन अ न्यू फैमिली। सेकंड नंबर इज एडिशन इन न्यू फैमिली। न्यू फैमिली कहीं पर भी हो सकती है। जैसे आप जॉब करने जा रहे हैं तो जब आप नौकरी करने जाते हैं तो वहां पर आप एक एनवायरनमेंट में एड ऑन होते हैं और एक फैमिली में एनवायरनमेंट होते हैं। फैमिली इन द सेंस, मान लीजिए वहां 20 लोग एम्प्लॉय कार्य करते हैं तो वही 20 लोग आपको रोज मिलेंगे। ठीक है। तो एडिशन इन फैमिली, जैसे कोई व्यक्ति जेल जा रहा है तो उसमें भी दो नंबर आएगा, क्योंकि दो नंबर इज एडिशन इन फैमिली। वो जेल की फैमिली में एड ऑन होने जा रहा है। ठीक है। तो एडिशन इन फैमिली को दो नंबर से समझा जा सकता है। दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट और इसलिए होता है क्योंकि दो नंबर इज वेल्थ। ठीक है। टू नंबर टू नंबर इज आर वेल्थ। हमारी फैमिली है वो, या कुटुंब है, परिवार। परिवार समझते हैं? वो परिवार जहां पर आपने जन्म लिया है, ध्यान रखें। ओके। वो फैमिली जहां पर आपने जन्म लिया है, दैट इज टू नंबर। और एट अ टाइम जहां पर आप रहते हैं वो फैमिली चार नंबर होती है, ध्यान रखिए।
एट अ टाइम जहां पर आप रहते हैं, वो जो है वो क्या कहलाता है, 4 नंबर। लेकिन आपका कुटुंब या आपका परिवार जहां पर आपने जन्म लिया है, दैट इज 2 नंबर। ठीक है, वेट, हेलो, समझ गए आप? 2 नंबर और 4 नंबर में डिफरेंस। 4 नंबर आपकी करंट फैमिली होती है या करंट रेसिडेंशियल प्लेस होता है, लेकिन 2 नंबर वो जगह है जहां पर आपने जन्म लिया है, जहां आपके भाई बहन माता पिता रहते हैं, दैट इज कुटुंब या फैमिली। सेकंड नंबर इज फाइनेंस, कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस किससे देखा जाता है? 2 नंबर से देखा जाता है, सेकंड नंबर से। आपका जो कैश बैलेंस है या बैंक बैलेंस है, ये कहाँ से देखा जाता है? 2 नंबर से। ठीक है, ऑर्नामेंट्स, गहने, ये भी कहाँ से देखा जाता है? देखिए, यहाँ पर वो गहने आते हैं जो कि धन के रूप में होते हैं, मनी के रूप में होते हैं। जैसे सोने की अंगूठी है, तो सोने की अंगूठी ऑर्नामेंट्स तो है ही है, साथ ही साथ वो एक मनी भी है, फॉर्म ऑफ मनी भी है, मतलब आप उसको कैश कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्नामेंट्स कहाँ पर आते हैं? 2 नंबर में। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है? आपकी स्पीच है, आपकी वाणी है। ठीक है, सेकंड हाउस को फूड भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ सब्सटेनर। सब्सटेनर क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप 1 नंबर हैं, तो 1 नंबर क्या है? आप स्वयं हैं। 2 नंबर क्या है? फूड है। तो आपको जिंदा रहने के लिए फूड की आवश्यकता है, तो सेकंड नंबर इज फूड। इसीलिए हर घर के नेक्स्ट घर को या एवरी हाउस का नेक्स्ट हाउस इज द सस्टेनर हाउस, मतलब उसको सस्टेन करता है, जीवित रखता है, बढ़ाता है। ठीक है, प्रत्येक घर का नेक्स्ट घर जो होता है वो उसका सस्टेनर कहलाता है। जैसे 2 नंबर इज फूड, तो आपको जीवित रहने के लिए फूड चाहिए, तो आप हैं क्या? आप हैं फर्स्ट हाउस। तो सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ सस्टेनर। ओके, किसी भी चीज को बढ़ाने का काम उसका जस्ट सेकंड हाउस करता है, हमेशा ध्यान में रखें। और नेगेशन जो होता है उसके जस्ट पहले वाला हाउस, मतलब 12th हाउस होता है। कृष्णमूर्ति पद्धति का एक बेसिक फॉर्मूला है, प्रत्येक घर का 12वां घर उसका क्या होता है? नेगेशन होता है, मतलब उसकी हानि करने वाला होता है। इसी प्रकार से हर हाउस का नेक्स्ट हाउस उसका सब्सटेनर हाउस होता है, मतलब उसको बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, क्लियर है? तो सेकंड हाउस क्या है? फूड हो गया या सब्सटेनर हो गया। ओके, ज्वेलरी हो गया, बॉन्ड्स हो गया। ठीक है, सिक्योरिटीज हो गई, स्टॉक एंड शेयर्स हो गए। देखिए, ये फॉर्म ऑफ मनी है जो मैं कह रहा हूं, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, स्टॉक एंड शेयर्स, मोर्टगेज, दे ऑल आर दी फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, तो ये फॉर्म ऑफ मनी जो होता है वो सेकंड हाउस से होता है। ठीक है, इंश्योरेंस नहीं आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना। क्लियर है? इसके लिए मरना पड़ता है तब मिलता है वो। ठीक है, हाँ। बैंक बैलेंस हो गया आपका। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, बेसिक चीजें यही हैं। मतलब कुल मिलाकर फाइनेंस जो है वो आपका सेकंड हाउस देखा जाता है। और एक लाइन हमेशा याद रखें, एडिशन इन न्यू फैमिली सेकंड हाउस। कहीं पर भी आप एड ऑन होंगे, जैसे आप चाइल्ड बर्थ पढ़ेंगे तो आपको चाहिए 2 5 11, मतलब जब आपके घर में एक नया मेंबर ऐड हो जाएगा, मतलब 2, तो चाइल्ड बर्थ कंप्लीट होगा 2 5 11। जैसे मैरिज, जैसे ही आप मैरिज करते हैं एक मेंबर आपकी फैमिली में ऐड ऑन हो जाता है, तो दैट इज 2 7 11, इसीलिए वहां पर 2 नंबर को रखा गया। तो 2 नंबर इज एडिशन इन फैमिली, वेल्थ, फाइनेंस, कुटुंब। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम थर्ड हाउस पे। तो थर्ड हाउस क्या है? करेज है, साहस। आपके अंदर कितना करेज है या पावर है या साहस है किसी चीज को झेलने की, दैट इज थर्ड हाउस। Third house is very important for communication, internet communication. That is third house. Commission, third house. Online work, third house. ठीक है, करस्पॉन्डेंस वर्क, थर्ड हाउस। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो किस हाउस को यूज कर रहे हैं? थर्ड हाउस को। क्यों? क्योंकि हम किस चीज का यूज कर रहे हैं? ऑनलाइन सिस्टम का यूज कर रहे हैं, तो वी आर यूजिंग अवर थर्ड हाउस। ठीक है, तो करेज, कम्युनिकेशन, कमीशन, ऑनलाइन वर्क,
करस्पॉन्डेंस, ठीक है, दे ऑल आर थर्ड हाउस। इंटरव्यू थर्ड हाउस, इंटरनेट थर्ड हाउस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है, लेखा जोखा, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इज थर्ड हाउस। ठीक है, ये बहुत बेसिक सिग्निफिकेशन है जो आपको पता होने ही चाहिए। जब आप इवेंट करते हैं तो ये आपके दिमाग में आने चाहिए। ठीक है, तो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, एजेंसी, ठीक है, कोई बोलेगा मुझे एजेंसी का काम करना है तो उसका थर्ड हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। ब्रोकेज, ब्रोकेज के काम, ब्रोकेज मतलब दलाली वाला काम, ये जो क्या है थर्ड हाउस में आता है। अपील इन कोर्ट, आप कोर्ट में अपील करेंगे तो अपील क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है, इसीलिए थर्ड हाउस को कहा जाता है अपील इन कोर्ट। ठीक है, वीजा, वीजा भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट वर्क है, तो वीजा भी कहां पर आता है, थर्ड हाउस में आता है। कोर्ट में अपील करने जाएंगे, दैट इज ऑल्सो थर्ड हाउस। तो किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन जो है वो थर्ड हाउस में आता है। ठीक है, क्लियर है। छोटी छोटी यात्राएं, शॉर्ट जर्नीज इज थर्ड हाउस। ठीक है, सेल, सेल इज थर्ड हाउस, ध्यान रखें। परचेस जो होता है वो फोर्थ हाउस होता है और सेल जो होता है वो थर्ड हाउस होता है, निगेशन है फोर्थ हाउस का। मेंटल इंक्लाइनेशन मतलब आपका मानसिक झुकाव कहां पर है, ये थर्ड हाउस बताता है। ठीक है, मेंटल इंक्लाइनेशन, आपका मानसिक झुकाव किधर की तरफ है, ये आपको थर्ड हाउस बताता है। ठीक है, मतलब किसी बच्चे का पढ़ाई में झुकाव देखना है, इंक्लाइनेशन टू स्टडी ये देखना है, तो आपको थर्ड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इन हाउस के सिग्निफिकेशन का मतलब है आपको सीधे उस हाउस के स्टार लॉर्ड से रिजल्ट पता करना है, अंडरस्टैंड। सर ठीक है, कौन से हाउस को देखना पड़ेगा, ठीक है, थर्ड हाउस से? थर्ड मतलब इसका? थर्ड हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को देखना है। ठीक है, ये जो मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूं ना, वो ये बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आया और उसने बोला मुझे एजेंसी का बिजनेस करना है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एजेंसी इज रिलेटेड टू थर्ड हाउस। तो थर्ड आप क्या हाउस। करेंगे, चार्ट में जाएंगे, थर्ड हाउस के कस्पल सबलॉट को देखेंगे। ठीक है, ये सबसे पहला काम करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। आपके छोटे भाई बहन कहाँ से देखे जाते हैं, थर्ड हाउस, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स, कजिन्स, दे ऑल आर थर्ड हाउस। आपके पड़ोसी, नेबर, पड़ोसी नेबर इज थर्ड हाउस। ठीक है, रिपोर्टर, पब्लिसिटी ऑफिसर, एडिटर, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये सारी सूचनाओं से रिलेटेड हैं, थर्ड हाउस में जो आते हैं। जर्नलिस्ट थर्ड हाउस। ठीक है, ये देख रहे हैं सब इंटरलिंक है। पब्लिसिटी ऑफिसर, रिपोर्टर, एडिटर, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जर्नलिस्ट, ये सब सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले हैं, थर्ड हाउस। ओके, चेंज ऑफ रेसिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। जब आप ट्रांसफर का केस पढ़ते हैं कि मेरा ट्रांसफर होगा कि नहीं, तो 3 नंबर आना जरूरी होता है। 3 नंबर आना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि 3 नंबर इज चेंज ऑफ रेसिडेंस है। क्योंकि 4 नंबर मैंने आपको बताया था अभी, 4 वो जगह है जहां पर आप रह रहे हैं। तो यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वो जगह आपके लिए 4 नंबर है। तो यदि आप ट्रांसफर चाहते हैं तो उस 4 नंबर को आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब आपके स्क्रिप्ट में 3 नंबर आना चाहिए, 3 नंबर आएगा तभी आपका ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो 3 नंबर इज चेंज ऑफ रेसिडेंस। ओके, एग्रीमेंट, किसी भी प्रकार का आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, उसके बीच में एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, तो वो कुल मिला के क्या है, एक डॉक्यूमेंटेशन वर्क है ना, इसीलिए एग्रीमेंट को थर्ड हाउस में रखा गया। ठीक है, अफवाह, र्यूमर्स, थर्ड हाउस से देखा जाता है। किसी प्रकार की अफवाह सही है, गलत है, क्या है, इसको यदि हमें पता करना है तो थर्ड हाउस के कस्पल सबलॉट के प्लैनेट को चेक करना पड़ता है। ठीक है, च- तो ये बेसिक हुआ थर्ड हाउस का। तो थर्ड हाउस इज कम्युनिकेशन, करेज, कमीशन, ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट, ऑनलाइन करस्पॉन्डेंस, इंटरव्यू, मतलब ये सब क्या है, थर्ड हाउस की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको थर्ड हाउस की एक पिक्चर ध्यान में होना चाहिए। थर्ड हाउस इज ट्रेवल, थर्ड हाउस इज चेंज इन रेसिडेंस, चेंज इन रेसिडेंस इसलिए क्योंकि फोर्थ हाउस आपका रेसिडेंस है, उसका नेगेशन जो है उसका 12th हाउस मतलब तीसरा घर है।
हर घर के पहले वाला घर उसका नेगेशन होता है, और हर हाउस के बाद वाला हाउस उसको सस्टेन करता है, मतलब बढ़ाने का काम करता है। हमेशा ध्यान रखिए। चलिए, नेक्स्ट इज फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस, अब भी मैंने आपको बताया कि फोर्थ हाउस इज योर रेसिडेंस, मतलब एट अ टाइम आप जहां पर भी निवास करते हैं, दैट इज योर फोर्थ हाउस। लेकिन यदि आपके परिवार, कुटुंब, फैमिली की बात होगी, जहां ने आपने जन्म लिया है, दैट विल बी सेकेंड हाउस। ये हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। फोर्थ हाउस इज मदर, आपकी माँ है, ठीक है। अब देखिए, इलनेस ऑफ मदर देखना है आपको, माता की बीमारी देखना है या माता की हानि देखना है, तो फोर्थ हाउस का नेगेशन कौन करेगा? उसके पहले वाला हाउस करेगा, मतलब थर्ड हाउस। तो व्हाट इज थर्ड हाउस? थर्ड हाउस इज इलनेस ऑफ मदर कह सकते हैं, या लॉस ऑफ मदर कह सकते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ मदर क्या होगा? थर्ड हाउस होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखें, हर घर के पहले वाला घर उसका नेगेशन होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला परचेस, परचेस इज फोर्थ हाउस, और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि थर्ड हाउस जो है सेल है, ठीक है। तो परचेस का नेगेशन क्या होता है? सेल, ठीक है। पोजेशन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज पर आपका पोजेशन या हक या अधिकार, दैट इज द थर्ड फोर्थ हाउस। ये चीज ध्यान रखें, किसी भी चीज पर आपका आधिपत्य, ठीक है, आपका अधिकार, पोजेशन इज फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस इज मदर, fourth house is purchase, possession of anything. fourth house your property, your vehicle, ठीक है। सब क्या? फोर्थ हाउस। होटल, रेस्टोरेंट, होम ट्यूशन, ठीक है, ये सब क्या है? फोर्थ हाउस है। बेसिक एजुकेशन, ध्यान रखना, कृष्णमूर्ति पद्धति में बेसिक एजुकेशन जो कि पहली क्लास से ग्रेजुएशन तक होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर, ये हमेशा फोर्थ हाउस से चेक किया जाता है। जब अपन एजुकेशन पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, ठीक है। जब हम एजुकेशन की बात करेंगे तो वहां 4 नंबर आना आवश्यक होगा। क्यों? क्योंकि 4 नंबर इज बेसिक एजुकेशन। क्लियर है? तो बेसिक एजुकेशन के लिए हम कौन सा हाउस देखेंगे? फोर्थ हाउस। होम रेसिडेंस अभी बताया, डोमेस्टिक एनवायरमेंट, पारिवारिक माहौल, दैट इज फोर्थ हाउस, ओके। प्राइवेट अफेयर्स, प्राइवेट अफेयर्स कहां से देखे जाते हैं? फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं। योर सीक्रेट लाइफ इज फोर्थ हाउस, किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति सीक्रेट लाइफ जी रहा है तो उसकी स्क्रिप्ट में 4 नंबर आएगा ही आएगा, ठीक है। प्राइवेट अफेयर्स हैं तो वो भी 4 नंबर बताएगा, ठीक है। कैसे आता है ये सब अपन पढ़ेंगे आगे जाके। चलो, फोर्थ हाउस में, ठीक है। और अब जैसे जैसे इवेंट पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा जैसे जैसे इवेंट करते जाते हैं तो और सिग्निफिकेटर आपको मिलते जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट हाउस है फिफ्थ हाउस। ध्यान रखिए, फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। आपके जीवन में कितना मनोरंजन है, कितना एंटरटेनमेंट है, ये फिफ्थ हाउस से पता चलता है। फिफ्थ हाउस जो है प्रोजनी है, मतलब गर्भ धारण करना। तो संतान के लिए कौन सा हाउस देखते हैं हम? फिफ्थ हाउस। तो चाइल्ड बर्थ के लिए देखिए, एडिशन इन फैमिली 2 नंबर, प्लस 5 नंबर, प्लस 11 नंबर। 11 नंबर इज डिजायर फुलफिलमेंट। तो यदि हम चाइल्ड बर्थ का केस पढ़ रहे हैं तो हमें स्क्रिप्ट में 2, 5, 11 चाहिए। 2 क्यों चाहिए? थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था, 2 नंबर इज एडिशन इन फैमिली। 5 नंबर इसलिए चाहिए, प्रोजनी होना चाहिए तभी संतान होगी। 11 नंबर अधिकांश इवेंट्स में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्यों? क्योंकि वो इवेंट हो ऐसा आपकी डिजायर है, ठीक है। तो 5 नंबर क्या है? एंटरटेनमेंट है, ठीक है। बच्चे का जन्म है, पहला बच्चा किससे देखा जाता है? फिफ्थ हाउस से, दूसरा सेवेंथ हाउस से, एंड सो ऑन। क्लियर है? फिफ्थ हाउस इज लव एंड अफेयर, ठीक है। लव एंड अफेयर्स किससे देखा जाता है? फिफ्थ हाउस। मान लीजिए 2, 7, 11 ये मैरिज का नंबर होता है कि मेरी शादी होगी कि नहीं, तो 2, 7, 11 आना चाहिए। तो 2 नंबर आपको अभी बताया एडिशन इन फैमिली, 7 नंबर मैरिज का नंबर होता है, 11 नंबर आपकी डिजायर। अब वहां पर यदि साथ में 5 नंबर आ जाए तो आप ये समझ जाइएगा कि ये जो शादी होने वाली है उसमें पति पत्नी के बीच में प्रेम भी रहेगा। प्रेम क्यों रहेगा? क्योंकि देयर इज अ 5 नंबर। क्लियर है?
तो ऐसे इन नंबरों के सिग्निफिकेटर को हमें आगे जाकर यूज करना है, इसलिए मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, फिर आप आगे पढ़ते जाएंगे तो वो सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, अब देखिए थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, किसी भी हाउस का नेगेशन उसके पहले वाला हाउस है। तो 5 नंबर यदि लव, अफेयर, अफेक्शन है तो उसका नेगेशन कौन सा नंबर होगा? 4th हाउस। अब अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 2, 7, 11 के साथ यदि 5 नंबर आ जाए तो वो पति पत्नी के बीच में प्रेम रहेगा। अब उस 5 नंबर को हटा दीजिए, 2, 7, 11 के साथ 4 नंबर आ गए, तो 4 नंबर इज द नेगेशन ऑफ लव। तो दैट इज कॉल्ड लव लेस मैरिज, मतलब ऐसी शादी जिसमें पति पत्नी के बीच में प्रेम ना के बराबर रहेगा, क्योंकि 4 नंबर इज द नेगेशन ऑफ लव। ठीक है, तो ऐसे हम इवेंट्स में उन नंबरों को कोरिलेट करते हैं। 5 नंबर और क्या है? स्पोर्ट्स है, ड्रामा है, एंटरटेनमेंट है। ठीक है, एक चीज और है, स्पेकुलेशन, लॉटरी और सट्टा। ये कहां से देखा जाता है? 5th हाउस से। ठीक है, लव मैरिज देखना है आपको तो 5th हाउस के कस्पल सब लॉट को चेक करना पड़ेगा। मंत्र सिद्धि के लिए भी 5th हाउस होता है। ठीक है, मंत्र सिद्धि करने के लिए 5th हाउस होता है। सोसाइटी के लिए 5th हाउस देखा जाता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का स्पोर्ट्स, गेम्स, कार्ड, क्रॉसवर्ड, पजल, डाइस, हॉर्स राइडिंग, शेयर मार्केट, लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, दे ऑल आर फ्रॉम द 5th हाउस। ये सभी क्या आता है? 5th हाउस में आता है। ठीक है, 5th हाउस हमेशा ध्यान रखें, मैरिज के जब केसेस पढ़ते हैं तो वहाँ 5th हाउस आता है। ठीक है, मान लीजिए कोई लेडीज आएगी, बोलेगी मेरे पति अजीब सा व्यवहार करते हैं, ठीक है, मुझे शक है कि वो कुछ प्राइवेट लाइफ जी रहे हैं या उनका कोई अफेयर है। तो अब भी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 4 नंबर इज अ प्राइवेट अफेयर या सीक्रेट लाइफ। 5 नंबर क्या पढ़ा आपने? लव एंड अफेयर। अब आप क्या करेंगे? उस महिला के 7th हाउस को चेक करेंगे। क्यों 7th हाउस को चेक करेंगे? क्योंकि वो अपने पति या पार्टनर की बात कर रही है, तो उस महिला का पति या पार्टनर जो है वो 7th हाउस है। सीधे आप जाएंगे 7th हाउस के कस्पल सबलॉट के प्लैनेट को देखेंगे, उसके स्टार लॉट को देखेंगे। अब यदि वो 4 नंबर और 5 नंबर दे रहा है, तो जो महिला ने प्रश्न आपके सामने रखा है, तो आपको कहना है कि हाँ आप सही हैं। क्यों क्यों सही है? क्योंकि 7th हाउस का कस्पल सबलॉट इन द स्टार लॉट 4 नंबर और 5 नंबर, मतलब आपका जो लाइफ पार्टनर है वो एक सीक्रेट लाइफ जी रहा है, वो लव एंड अफेयर में है। ठीक है, तो इन नंबरों को ऐसे कोरिलेट करते हैं इवेंट के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर, 6 नंबर। तो 6 नंबर क्या होता है? रोग, ऋण, रिपु। ठीक है, रोग बीमारी, ऋण मतलब डेप्थ, रिपु मतलब शत्रु, एनिमी। ठीक है, 6 नंबर इज जॉब, नौकरी। ठीक है, अब कोई क्लाइंट आता है आपके पास, बोलता है मेरी नौकरी लगेगी नहीं, तो आपको क्या चेक करना है? 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड चेक करना है। ठीक है, ये सिग्निफिकेशन आपको ऐसे याद रखना है कि जो प्रश्न आपसे किया जा रहा है उसका मेजर हाउस कैसे पकड़ेंगे, इन्हीं सिग्निफिकेशन के बेस पे पकड़ेंगे आप। ठीक है, तो 6th हाउस इज जॉब, डिजीज, ओके, सेपरेशन फ्रॉम योर पार्टनर। अब देखिए, अब भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई महिला आई और उसने कहा मेरे पति कुछ अलग सा व्यवहार करे, तो मैंने आपसे कौन सा हाउस चेक करने का कहा? 7th हाउस, बिकॉज 7th हाउस इज द हाउस ऑफ लाइफ पार्टनर। तो अब उसका नेगेशन उसके पहले वाला हाउस होगा, मतलब 6 नंबर होगा। तो सेपरेशन फ्रॉम योर पार्टनर देखना है तो आपको कौन सा हाउस देखना पड़ेगा? 6th हाउस देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर 7th हाउस है, उससे सेपरेट होना है तो 6th हाउस आना जरूरी है। तो ध्यान रखना, मैरिज के केस में 6 नंबर डेंजरस इसीलिए माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जब आप मैरिज का केस देखेंगे तो वहां पर वो सेपरेशन फ्रॉम दी लाइफ पार्टनर को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, सेपरेशन फ्रॉम योर लाइफ पार्टनर इज 6 नंबर। ठीक है, अब बताइए जॉब का 6 नंबर है, तो अब कोई क्लाइंट आएगा और वो बोलेगा मेरे को जॉब से तो नहीं निकाल देंगे, तो उसके स्क्रिप्ट में कौन सा नंबर आएगा? बताइए कोई भी। 5 नंबर। 5 नंबर आएगा। 5 नंबर। 5 नंबर, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 6 नंबर जॉब है, अब वो कह रहा मुझे जॉब से तो नहीं निकाल देगा, तो नेगेशन ऑफ जॉब आना चाहिए, मतलब 5 नंबर आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो 6 नंबर यदि बीमारी है
तो क्लाइंट कहता है कि क्या मेरी बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी। तो अब देखो, नेगेशन ऑफ बीमारी चाहिए, तो उसकी स्क्रिप्ट में कौन सा नंबर आना चाहिए, 5 नंबर। समझ में आ रही मेरी बात। तो आप हाउस के बेसिक सिग्निफिकेशन याद रखेंगे तो उसका नेगेशन भी आपसे बन जाएगा। यदि उसकी स्क्रिप्ट में 5 नंबर आ जाएगा तो वो बीमारी से ठीक हो जाएगा, यदि 6 नंबर आएगा तो बीमार रहेगा, क्योंकि 6 नंबर बीमारी है, और बीमारी का नेगेशन मतलब ठीक हो जाना। ठीक हो जाना इज 5th हाउस। ओके, आपका डेली रूटीन 6th हाउस है। ठीक है, पैसों का लेन देन क्या है, 6th हाउस। लेन देन इन द सेंस आपने किसी को पैसा दिया है, आपने किसी से पैसा लिया है। अब आपके पास क्लाइंट आएगा, सर मैंने एक व्यक्ति को 10,000 रुपए उधार दिए हैं, क्या वो पैसा मुझे वापस मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में यह आना चाहिए, मैं कौन सा हाउस देखूं। तो यू हैव टू गो फॉर द 6th हाउस कस्पल सबलॉट प्लैनेट। तो आपने किसी भी प्रकार के पैसे का लेन देन किया है, ठीक है, तो आपको 6th हाउस के कस्पल सबलॉट के प्लैनेट को देखना पड़ेगा। तो 6th हाउस इज द डेली ट्रांजेक्शन। ओके, पैसे का लेन देन जो आपने कर रखा है वो 6th हाउस है। जॉब 6th हाउस है। पेट एनिमल्स, पालतू जानवर कहाँ से देखे जाते हैं, 6th हाउस से। डेली रूटीन कहाँ से देखा जाता है, 6th हाउस से। डिसिप्लिन कहाँ से देखा जाता है, 6th हाउस से। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ सिकनेस, अभी आपको बताया, बीमारी। डाइटरी हैबिट्स, आपके खाने पीने की क्या हैबिट्स हैं, ये 6th हाउस बताता है। ठीक है, सर्विसेज 6th हाउस। एम्प्लॉयज, आपका सबॉर्डिनेट्स, आपका सर्वेंट नौकर, 6th हाउस। ठीक है, शत्रु मैंने आपको बता दिया, रोग ऋण रिपु। 6th हाउस इज द रोग ऋण एंड द रिपु। ठीक है, कंपटीशन का हाउस कौन सा होता है, 6th हाउस होता है। हाउस ऑफ कंपटीशन 6th हाउस से देखा जाता है, कंपटीशन 6th हाउस से देखा जाता है। ओके, लोन भी कहां से देखा जाता है, 6th हाउस से, ध्यान रखना। सर मेरा लोन क्लियर होगा कि नहीं, तो आपके मन में पहला प्रश्न आना चाहिए, कौन सा हाउस चेक करूं। तो आपको देखना पड़ेगा 6th हाउस का कस्पल सबलॉट क्या नंबर दे रहा है। ठीक है, मैंने जो पैसा दिया है वो वापस मिलेगा कि नहीं, 6th हाउस। ठीक है, वो क्या नंबर आएंगे अपन आगे पढ़ेंगे। चलिए, 7th हाउस। 7th हाउस क्या है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, मतलब आपकी जिंदगी का पार्टनर या आपके व्यवसाय का पार्टनर। आपका ओपोनेंट, मतलब आपके जो सामने हैं, जो आपके अपोनेंट है, वो हमेशा 7th हाउस होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, इसलिए ओपन एनिमी किसे कहा जाता है, 7th हाउस, क्योंकि आपके अपोनेंट है, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको जान सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। इसीलिए ओपन एनिमी 7th हाउस से देखे जाते हैं। ठीक है, बिजनेस 7th हाउस है, मार्का स्थान कहा जाता है। 2nd हाउस और 7th हाउस, दे आर मार्का। ओके, 2nd हाउस और 7th हाउस को मार्का कहा जाता है। डेली ट्रांजैक्शन, मान लीजिए आपको किराने की दुकान खोलना है, जहां डेली ट्रांजैक्शन करना है, लेन देन करना है, सामान बेचा, पैसा लिए, सामान बेचा, दैट इज दी 7th हाउस। ठीक है, किसी को यदि रिटेल का काम करना है या डे ऐसे ट्रांजैक्शन का काम करना है जो प्रतिदिन करना है, तो दैट इज 7th हाउस। रिकवरी ऑफ लॉस्ट प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी खो गई है, उसकी रिकवरी देखना है, तो भी 7th हाउस देखा जाता है। इसलिए देखा जाता है क्योंकि वो अपोनेंट ने वो प्रॉपर्टी ले ली है, ठीक है, चुरा ली है, खो गई है। हस्बैंड वाइफ पार्टनर में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो 7th हाउस आप ऐसा ध्यान रखिए, 7th हाउस इज द मार्का स्थान, 7th हाउस इज बिजनेस, 7th हाउस इज ओपन एनिमी। ठीक है, 7th हाउस इज रिटेल वर्क, दैनिक लेन देन वाला काम कर रहे हैं तो 7th हाउस है। ठीक है, सर यदि ये आप मान, हाँ बोलिए। बाद का बता दें सर, जरा बाद का। वो अभी आगे पढ़ेंगे ना, लॉन्जेविटी जब पढ़ेंगे तो मार्क एंड बाधा का। ठीक है, अभी तो अपन सिग्निफिकेटर पढ़ रहे हैं, डिटेल अपन बाद में पढ़ेंगे जब इवेंट आएगा। ठीक है, मार्का अलग होता है, बाधका अलग होता है, तो 2 और 7 इज मार्का, नॉट बाधका। चलिए, अब आते हैं 8th हाउस पे। देखिए, किसी भी स्क्रिप्ट में यदि 8 नंबर आ रहा है, तो इन जनरल प्रिडिक्शन
8 नंबर के दूसरे सिग्निफिकेशन पे आपको नहीं जानना है। यदि 8 नंबर आ रहा है तो 8 नंबर ऑब्स्टिकल को शो करता है, मतलब बाधाओं को शो करता है। तो मान लीजिए आप चाइल्ड बर्थ देख रहे हैं, वहां पर 8 नंबर आ जाए, मतलब बच्चे के जन्म में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मान लीजिए आप मैरिज देख रहे हैं, वहां 8 नंबर आ रहा है। बिजनेस देख रहे हैं, यहाँ पर 8 नंबर आ रहा है। एजुकेशन देख रहे हैं, यहाँ पर 8 नंबर आ रहा है। तो 8 नंबर का एक कॉमन सेंस दिमाग में बना रखे कि 8 नंबर इज ऑब्स्टिकल। वैसे 12 नंबर इज ऑब्स्टिकल। ठीक है, 8 + 12 इज डिजास्टर। ये एक बेसिक फॉर्मूला आप अपने दिमाग में जमा के रख लें, क्योंकि कल अपन स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रेडिक्शंस पे आएंगे। ठीक है, तो यदि आपको कहीं पर 8 नंबर दिख रहा है, मतलब उस इवेंट के होने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। 12 नंबर आ रहा है तो भी वो ऑब्स्टेकल को बता रहा, और 8 और 12 दोनों आ जाए तो देयर इज अ डिजास्टर। ओके, तो ये 8 और 12 नंबर जो होते हैं वो ऑब्स्टिकल या बाधाओं को शो करते हैं। अब जब दोनों इकट्ठा आ जाएं किसी स्क्रिप्ट में, तो ये समझिए डिजास्टर। मान लीजिए आप शादी देख रहे हैं, उसमें 8 आ गई, चलो भाई शादी होने में प्रॉब्लम होगी। अब 8 के साथ 12 आ गया, तो पता चला लड़ाई झगड़ा हो गया और एक आध को मार दिया। तो डिजास्टर है 8 एंड 12। ठीक है, तो 8 नंबर को आप दिमाग में बना के रखें। इन जनरल प्रिडिक्शन में 8 नंबर जो होता है ऑब्स्टिकल। वैदिक ज्योतिष में क्या होता है, 6, 8, 12 घरों को बुरा घर माना गया है। लेकिन केपी में 6 को उतना बुरा नहीं माना गया। केपी में 8 नंबर को प्रॉब्लम के रूप में लिया जाता है, ऑब्स्टिकल के रूप में लिया जाता है, अड़चनों के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो मैंने एक जनरल प्रिडिक्शन बताई। 8 नंबर की साइकोलॉजी आपके दिमाग में ये होनी चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं 8 नंबर होता क्या। 8 नंबर को बोलते हैं अनअर्न मनी। ऐसा पैसा जो आपने कमाया ना हो, जैसे किराए किरायादार रखा है आपने और उससे किराया ले रहे हैं, दैट इज अनअर्न मनी। मतलब उस पैसे को कमाने के लिए आपने कोई मेहनत नहीं करी है। इस प्रकार का जो पैसा होता है वो कहां पर आता है, 8 नंबर में आता है। डाउरी, दहेज, ठीक है, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, एंसेस्टर प्रॉपर्टीज, मतलब वंशानुगत जो आपको चीजें मिलती है। ठीक है, दादाजी मरे और उन्होंने बोला ये वाला बंगला मेरे नाती के नाम पर। ओके, तो दैट इज 8th हाउस। अकल्ट, अकल्ट जो होता है या अकल्ट साइंस जो होता है वो 8th हाउस होता है। ठीक है, डेथ, आयु, एज कहां से देखी जाती है, 8th हाउस से देखी जाती है। एक्सीडेंट का हाउस 8th हाउस है, ध्यान रखें। लॉस ऑफ रेपुटेशन, आपके रेपुटेशन की हानि कहां से देखी जाती है, 8th हाउस से। ठीक है, किसी की मृत्यु कैसे होगी, किन कारणों से होगी, ये 8th हाउस से देखा जाता है। इट मीन्स डेथ कॉज, मतलब मरने का क्या कारण हो सकता है, डेथ कॉज डिजीज भी कहते हैं, दैट इज 8th हाउस। ठीक है, 8th हाउस कहीं पर आ जाए और आप मान लीजिए मेडिकल से रिलेटेड कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि देयर इज अ नीड ऑफ मेडिकल चेकअप या मेडिकल ट्रीटमेंट। मान लीजिए आप चाइल्ड बर्थ का केस पढ़ रहे हैं, तो मैंने बोला ना 8 नंबर आ गया मतलब ऑब्स्टेकल है। तो आपको क्लाइंट को नहीं बताना है कि बच्चे के जन्म में प्रॉब्लम, आपको ये बोलना पड़ेगा कि बच्चे के जन्म के लिए आपको मेडिकल एड लेना पड़ेगा, मतलब डॉक्टर से इलाज कराना पड़ेगा। तो 8 नंबर इज मेडिकल चेकअप, मेडिकल एड। ठीक है, कोर्ट केस, कोर्ट केस जो है वो 8 नंबर है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी का मैरिज देख रहे हैं और वहां पर 8 नंबर आ गया, तो मैंने अभी आपको बताया मैरिज में प्रॉब्लम आएगी, सीधी सी बात है। अब आपको उसको क्या एडवाइस करना है कि आप इस मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा लीजिए। ठीक है, तो कोर्ट में रजिस्टर्ड कराना इज 8 नंबर। ओके, कोर्ट केस इज 8 नंबर। कोर्ट में अपील करना इज 3rd हाउस, बिकॉज अपील इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, तो वो 3rd हाउस में होती है। ठीक है, कोर्ट केस लेकिन 8th हाउस से देखा जाता है। स्पैन ऑफ लाइफ, आपके जीवन का कितना स्पैन है, मतलब आपकी एज क्या है, दैट इज 8th हाउस। ओके, किसी व्यक्ति की डेथ नेचुरल होगी, अननेचुरल होगी, किस प्रकार की होगी, सब 8th हाउस से देखा जाता है। ओके, ब्लैक मैजिक 8th हाउस से देखा जाता है। कोई आपके पास आएगा बोलेगा मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया है, तो आपको 8th हाउस के कस्पल सबलॉट के प्लैनेट को चेक करना पड़ेगा, क्या वो राहु केतु सैटर्न तो नहीं है। यदि राहु केतु सैटर्न आएंगे तो उसके ऊपर होना हो ब्लैक मैजिक किया गया है। तो ब्लैक मैजिक का हाउस जो होता है वो 8th हाउस होता है।
ठीक है। सर्जन 8th हाउस, मेडिकल ऑफिसर इज 8th हाउस, शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में हिस्सेदारी, दैट इज 8th हाउस, स्लॉटर हाउस 8th हाउस, बूचड़ खाना इज 8th हाउस। ठीक है। सुसाइड इज 8th हाउस, मर्डर इज 8th हाउस। ठीक है। कोई बोलेगा मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, करूं कि ना करूं, ये भी प्रश्न करता है आदमी, कोई बड़ी बात नहीं, तो यू हैव टू चेक 8th हाउस। ओके, 8th हाउस इज सुसाइड, मर्डर। चलिए, नेक्स्ट इज 9th हाउस। अब आते हैं 9th हाउस। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ रिलीजन, धर्म का घर है। ठीक है, धर्म और आध्यात्म कहां से देखा जाता है? 9th हाउस। 9th हाउस आपका भाग्य है, विजडम है। ठीक है, 9th हाउस आपका भाग्य है, विजडम है। 9th हाउस इज फादर, ध्यान रखें। 4th हाउस मदर है, 9th हाउस फादर है। ओके, बेसिक एजुकेशन 4th हाउस है, हायर एजुकेशन 9th हाउस। जब आप जन्म लेते हैं तो आपको प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा देने का काम आपकी माता करती है, इसीलिए कृष्णमूर्ति जी ने बेसिक एजुकेशन के लिए 4th हाउस रखा है। ठीक है, आप वैदिक पढ़ेंगे तो वहां पे 5th हाउस होता है। उनका ये मानना है कि आप जैसे ही जन्म लेते हैं आपको सिखाने का काम, पढ़ाने का काम सबसे पहले माता करती है, इसीलिए बेसिक एजुकेशन इज 4th हाउस। और जब हायर एजुकेशन मतलब आफ्टर कॉलेज, दैट इज 9th हाउस। ठीक है, तो 9th हाउस इज फादर, 9th हाउस इज हायर एजुकेशन, 9th हाउस इज लॉन्ग जर्नी। ठीक है, कोई बोलेगा मुझे धार्मिक यात्राओं पे जाना है, तो आपको 9th हाउस चेक करना पड़ेगा। ठीक है। एस्ट्रोलॉजर, विल आई बी अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजर, इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे आपको 9th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड से देखना पड़ेगा, क्या वहां पे 4 9 11 आ रहा है कि नहीं। यदि आपके 9th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड 4 9 11 दे दे, तो आप ये मान के चलिए आप एक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बन सकता है कि नहीं बन सकता, तो यू हैव टू चेक 9th हाउस। ठीक है, डिवाइन पावर इज 9th हाउस। ओके, किसी भी प्रकार की रिलीजियस चीज देखना है, धर्म गुरु देखना है, आपके गुरु देखना है, दैट इज 9th हाउस। ऑर्थोडॉक्स एक्टिविटीज इज 9th हाउस। टेम्पल, धार्मिक यात्राएं, रिसर्च, इन्वेंशन, डिस्कवरी। ठीक है, गुरु, टीचिंग, धर्मा, कम्युनिकेशन विथ स्पिरिट्स, आत्माओं से बातचीत करना, दैट इज 9th हाउस। लॉन्ग जर्नी इज 9th हाउस। देखो, शॉर्ट जर्नी 3rd हाउस, लॉन्ग जर्नी 9th हाउस, और बहुत बड़ी लॉन्ग जर्नी मतलब विदेश यात्रा, दैट इज 12th हाउस। तो ये जर्नी के 3 शब्द याद रखेंगे। शॉर्ट जर्नीज कर रहे हैं आप तो 3rd हाउस, लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं तो 9th हाउस, और इतनी बड़ी जर्नी कर रहे हैं कि देश छोड़ के निकल जाए, दैट इज 12th हाउस। ओके, तो 3 9 12 जहां पर आ जाए वहां पर व्यक्ति विदेश यात्रा कर लेगा। ठीक है, क्या मैं विदेश जा पाऊंगा कि नहीं, तो आपको 12th हाउस भी देखना है, 9th हाउस भी देखना है, और 3rd हाउस भी आना चाहिए। 3rd हाउस क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, 4th हाउस का नेगेशन 3rd हाउस। ठीक है, 9 नंबर आपको यात्रा करनी पड़ेगी, 12 नंबर आपको बड़ी यात्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 3 9 12 आएंगे आपके स्क्रिप्ट में, तब आप विदेश जा सकते हैं। इसमें से 2 ही नंबर आए अगर तो। हाँ, वो तो और एंड होता है ना। 3 9 12 है विदेश जाने के लिए, है ना। तो अब आपको ये चीज ध्यान होना चाहिए कि बेसिक नंबर जितना, जैसे मैरिज के लिए बेसिक नंबर 7 नंबर है। ठीक है, तो बेसिक नंबर जितना आएगा वो प्रोमिनेंटली वो इवेंट होगा। वरना एडिशन इन फैमिली तो ये भी है ना कि लड़का जाके एक लड़की को ले आए और घर में रख ले। ठीक है, और मंदिर में शादी कर ले, थोड़े दिन बाद शादी कर ले, मतलब वो इवेंट होगा, लेकिन वैसा नहीं होगा जैसा 2 7 11 में होना चाहिए, 7 नंबर। तो प्रोमिनेंट नंबर आना जरूरी है, तो वो इवेंट उतना ही अच्छे से होगा। ठीक है, जैसे एक खाना क्वेश्चन है, नहीं। खाना खाना है, भूख लगी है, अब 5 रोटी खाते हैं, 2 रोटी मिल गई। ठीक है, तो नंबर्स वैसे ही हैं, तो एक जो बेसिक नंबर होता है यदि वो इवेंट में आ जाए तो ये मान के चलिए वो इवेंट बहुत अच्छे से होगा। वरना जितने भी नंबर आप पढ़ते हैं वो और होते हैं, ओ आर और एंड होते हैं, मतलब सारे नंबर आ जाए या उनमें से कोई नंबर आ जाए। बताइए। सर, एक केस था जिसके अंदर कोई भी नंबर नहीं आ रहा था, लेकिन एक नंबर आ रहा था सिर्फ 3, और उसकी जगह पर 9 भी नहीं आ रहा था, 12 भी नहीं आ रहा था,
लेकिन जो है 11 आ रहा था। हम्म तो उस केस में मैंने ये कहा, मतलब रेकमेंड दिया कि इच्छा पूर्ति तो हो जाएगी, हम्म आप बाहर तो जाओगे, लेकिन सर उसमें जो है थर्ड नंबर भी आ रहा था। हम्म और थर्ड नंबर से ये है कि पासपोर्ट तो उनका बन गया, हम्म लेकिन सर वो लड़की ने 9 टाइम्स जो है अटेम्प्ट दिया, हम्म उसका वीजा नहीं लगा क्योंकि 9 नंबर मिस था और हम्म 12 नंबर भी मिस था। हम्म तो ये क्वेरी आई थी हम्म जिसमें उन्होंने ये पूछा मैं बाहर जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। हम्म। लेकिन इससे मतलब आपका मतलब क्या सुजेशन है सर? देखिए, मैंने अभी बताया ना, कोई इवेंट तभी होगा जब उसका एक प्रोमिनेंट नंबर, जो विशेष नंबर होता है, वो आ जाए, तो वो इवेंट बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है। ठीक। अभी आपने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है, और आगे पढ़ेंगे तो और समझेंगे इस चीज को। ठीक है। कल मैं स्क्रिप्ट रीडिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है। और उसमें चार कैसे आठ देखिए। 12 आ जाएगा और 11 आएगा ही नहीं, तो फिर वैसे कंडीशन में कैसे क्या होगा सर? नहीं, किस केस की बात कर रहे हैं आप? किसी भी केस। केस में, जैसे 4 8 12 तो जैसे घर उर खरीदने के इसमें हम्म। हाँ, जैसे आप तो। मान लीजिए परचेस ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हैं ना, तो 4 नंबर बेसिक नंबर है, 4 नंबर आ गया तो ठीक है। 8 नंबर आ रहा है तो उस बेसिक उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया ना, 8 नंबर इज डॉक्यूमेंट, मतलब कोर्ट। हम्म। ठीक है, रजिस्टर्ड होनी चाहिए कोई चीज, 8 नंबर मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए। और 12 भी आ जाएगा तो। हाँ, 12 नंबर आएगा मतलब ये समझ लीजिए आपने वो प्रॉपर्टी बहुत दूर ली है, डिफरेंट इन्वायरमेंट में ली है, बहुत या दूर। प्रॉपर्टी पर खर्चा भी किया है। हाँ, या प्रॉपर्टी लेने में आपके पैसे भी लग गए हैं। ठीक है, हम्म। कभी कभी होता है ना, प्रॉपर्टी खरीदने में ही पैसे खर्च हो जाते हैं। अरे, आप हम्म। नहीं ले पाएंगे, लोन का ये अमाउंट लगेगा, अच्छा लोन के साथ इंश्योरेंस करा लीजिए। अच्छा, जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी लेंगे तो इसको मॉर्टगेज करा लीजिए, पता चला इसी में आपके 50-60 हजार रुपए लग गए। अंडरस्टैंड? होता है ये, हाँ। है ना? तो दैट इज हम्म। 12 नंबर, क्योंकि 12 नंबर क्या एक्सपेंसेस हैं, खर्च हैं। ठीक है। चलिए, 10 नंबर पे आते हैं हम। 10th हाउस। 10th हाउस को आप ऐसे ध्यान रखें, 10th हाउस इज द हाउस ऑफ स्टेटस, अथॉरिटी। ठीक है, स्टेटस और अथॉरिटी को शो करता है 10th हाउस। ओके। 10th हाउस जो है वो स्टेटस है और अथॉरिटी है, आपकी पहचान है, रिकॉग्नाइजेशन है, आपका प्रमोशन है। 10th हाउस इज प्रोफेशन। आप क्या कर्मा करेंगे, अंडरस्टैंड, क्या कर्मा करेंगे, कौन सा प्रोफेशन करूंगा मैं, तो यू हैव टू चेक 10th हाउस। मैं बिजनेस करना चाहता हूं, यू हैव टू चेक 7th हाउस। मैं नौकरी करना चाहता हूं, यू हैव टू चेक 6th हाउस। ये 3 शब्द ध्यान रखिएगा। क्लाइंट जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको कस्पल सबलॉट चयनित करना है, सेलेक्ट करना है। सर मैं नौकरी करना चाहता हूँ, 6th हाउस ही देखना है आपको, बिजनेस करना चाहता हूँ, 7th हाउस। अब वो कुछ नहीं जानता क्या करूं मैं, तो आपको फिर 10th हाउस देखना पड़ेगा। मुझे नहीं पता मैं नौकरी करूं, बिजनेस करूं, क्या करूं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो आपको उसका 10th हाउस देखना पड़ेगा, क्योंकि 10th हाउस इज द हाउस ऑफ कर्मा, योर प्रोफेशन। ठीक है। तो आप 10th हाउस में देखेंगे कि यदि 6 नंबर आ जाएगा तो आप बोलेंगे कि आपके कर्मा में 6 नंबर आ रहा है, मतलब आप कहीं नौकरी करेंगे तो आप सक्सेस रहेंगे जीवन में। ठीक है। अब आपने उसके कर्मा में 7 नंबर देख लिया, तो आप बोलेंगे यदि आप अपने कर्म के रूप में बिजनेस को अडॉप्ट करेंगे तो आप सक्सेस रहेंगे, क्योंकि कर्मा बता रहा है कि 6 नंबर में जाना, 7 नंबर में जाना है, या 10 नंबर में जाना। देखिए, 10 नंबर होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है जब आप अपनी डिग्री को यूज करके कोई काम करते हैं, दैट इज प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप लॉयर हैं। देखिए, लॉयर हैं आप, किसी एडवोकेट के अंदर में रह के नौकरी करिए, उससे तनख्वाह लीजिए, तो आप 6 नंबर यूटिलाइज कर रहे हैं। अब आप एक एडवोकेट हैं और आपने एक अपना ऑफिस डेवलप कर रखा है, वहां पे 4-5 एडवोकेट्स को रखे हैं और आप केसेस लेते हैं और लड़ते हैं, दैट इज प्रोफेशन। ठीक है, बहुत माइन्यूट अंतर है, इसको हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि क्लाइंट जो क्वेश्चन करता है तो हमें सबसे पहला प्रश्न आता है कि 6th हाउस देखें, 7th हाउस देखें कि 10th हाउस देखें। तो कुछ नहीं मालूम है उसको तो 10th हाउस देखना आपको। ठीक है। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो सरकारी अस्पताल में नौकरी करता है, तो वो 6th हाउस कर रहा है, लेकिन उस डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोल रखा है, वहां पे 2-3 एम्प्लॉय रख रखे हैं, तो वो 10th हाउस है, प्रोफेशन है उसका। तो जहां आप अपनी डिग्री का इस्तेमाल करके कोई काम करने लगते हैं और पैसे कमाने लगते हैं, दैट इज योर प्रोफेशन। तो यहां पर 10th हाउस देखा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखें। प्रोफेशन के लिए 10th हाउस, जॉब के लिए 6th हाउस, बिजनेस के लिए 7th हाउस। सामने वाला कंफ्यूज है, मैं क्या कर्म करूं,
तो आपको 10th हाउस डायरेक्ट देखना है, अंडरस्टैंड, वरना उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाउस का चयन करना है। तो आपका स्टेटस, आपका रिकॉग्नाइजेशन, आपका प्रमोशन, आपका प्रोफेशन, आपका पर्क, सारी चीजें क्या आती हैं 10th हाउस। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें। यदि आप एजुकेशन देख रहे हैं और वहां पर 10th हाउस आ जाए, मतलब 10 नंबर आ जाए, तो देखिए 10th हाउस इज द स्टेटस। अब आप पढ़ाई करेंगे तो आपका स्टेटस कब बढ़ेगा, जब आपको डिस्टिंक्शन मिलेगा। तो एजुकेशन के लिए 10 नंबर डिस्टिंक्शन है। क्यों? क्योंकि जैसे आपको डिस्टिंक्शन मिलेगा आपके स्टेटस में बढ़ोतरी हो जाएगी। वाह, इनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, वाह इनका साइंस अच्छा है, क्योंकि इनको डिस्टिंक्शन मिला है। तो यही 10 नंबर जब एजुकेशन के सेक्टर में आएगा तो ये डिस्टिंक्शन बन जाएगा। ओके, मान लीजिए किसी बच्चे की कुंडली देख रहे हैं, वहां पर आपको 8 नंबर दिखा, तो पता है उसकी पढ़ाई में प्रॉब्लम आएगी। मान लीजिए 10 नंबर दिखा, तो बच्चा तो पढ़ने में होशियार है, साथ ही साथ डिस्टिंक्शन भी लेके आएगा। 10 नंबर लाए तो वो स्कॉलरशिप भी लेके आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि डिस्टिंक्शन मिलना ना, तो स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी उसको। ठीक है, तो स्कॉलरशिप के लिए भी 10th हाउस हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी डिग्निटी, आपका ऑनर, आपकी लॉर्डशिप, दे ऑल आर 10th हाउस। पब्लिक स्टीम, पब्लिक में आपकी पहचान, दैट इज 10th हाउस। आपका नेम फेम, ध्यान रखें, नेम फेम इज 10th हाउस। आपकी प्रसिद्धि, पावर एंड प्रेस्टीज इज 10th हाउस। ठीक है, ऑनर फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से सम्मान प्राप्त करना, दैट इज 10th हाउस। ठीक है, तो 10th हाउस को आपको ऐसे पढ़ना है। चलिए, नेक्स्ट इज द 11th हाउस। 11th हाउस हमेशा ध्यान रखें, 11th हाउस इज द डिजायर। अधिकांश इवेंट ऐसे होंगे जहां पर 11 नंबर आता ही आता है, क्योंकि 11 नंबर को डिजायर फुलफिलमेंट का नंबर कहा गया है। 11 नंबर इज द नंबर ऑफ डिजायर फुलफिलमेंट। तो 11 नंबर अधिकांश इवेंट्स में आते हैं, मतलब वो इवेंट जो होगा वो डिजायर के हिसाब से, जैसे शादी है, ठीक है, हमको गोरी लड़की चाहिए थी, शादी तो हो गई, पता चला काली से हो गई, तो देयर इज 11 नंबर इज एब्सेंट, बट 2 7 ने वर्क कर दिया, एडिशन इन फैमिली भी हो गई, शादी भी हो गई आपकी। ठीक है, लेकिन आप मन में एक बचपन से इच्छा, मैं तो गोरी लड़की से ही शादी करूंगा, तो वो 11 नंबर नहीं आया, इसीलिए आपकी शादी हो गई, डिजायर फुलफिलमेंट नहीं हुई, क्योंकि आपको शादी से थोड़ी मतलब था, आप तो गोरी लड़की से मतलब था। तो 11 नंबर की एब्सेंस मतलब कहीं ना कहीं डिजायर फुलफिलमेंट में कमी है। ठीक है, इसीलिए अधिकांश इवेंट जो होते हैं उसमें 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एक चीज और याद रखिए कि 11 नंबर जो होता है वो लीगल बॉन्डेज होता है, लीगल बॉन्डेज। इसलिए जब आप मैरिज पढ़ेंगे तो मैरिज में यदि आपको क्या पढ़ना है, सेपरेशन, न सॉरी, क्या बोलेंगे उसको, शादी में अलग होना क्या कहलाता है, डाइवोर्स। डिवोर्स। डाइवोर्स के केस में 6 नंबर और 10 नंबर आता है। क्यों आता है 10 नंबर? क्योंकि 11 नंबर इज लीगल बॉन्डेज। दो व्यक्ति लीगल रूप से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, अब उनको लीगल रूप से अलग होना है, तो 11 नंबर का नेगेशन नंबर जब 10 नंबर आएगा तो वो एक दूसरे से अलग होंगे। 6 नंबर मैंने आपको बताया था सेपरेशन फ्रॉम योर लाइफ पार्टनर, बिकॉज 7 नंबर इज लाइफ पार्टनर, तो सेपरेशन फ्रॉम दी लाइफ पार्टनर इज 6 नंबर। तो जब 6 और 10 रन करते हैं एक साथ तब जाके डाइवोर्स होता है। ठीक है, वरना सेपरेशन में क्या है, पति पत्नी लड़ाई कर लें और अलग अलग रहने लगे, दैट इज ऑल्सो सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन कई प्रकार के होते हैं। सुबह आप नौकरी करने जा रहे हैं, शाम को घर आ रहे हैं, तो अब 8 से 10 घंटे आप अपने लाइफ पार्टनर से दूर हैं, दैट इज ऑल्सो सेपरेशन। ठीक है, तो लीगली रूप से किसी चीज से अलग हो जाना, दैट इज 10th हाउस, बिकॉज ऑफ लीगल बॉन्डेज इज 11th हाउस। हमेशा ध्यान रखें, लीगल बॉन्डेज 11th हाउस। ठीक है, आपका फ्रेंड सर्कल जो है, आपका सोशल सर्कल जो है वो 11th हाउस है। ठीक है, आपकी सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी, दे ऑल आर 11th हाउस। ओके, सोशल मीडिया भी कहाँ आएगा, 11th हाउस में आएगा। ठीक है, बड़े भाई बहन 11th हाउस, छोटे भाई बहन 3rd हाउस। हमेशा ध्यान रखें, बड़े भाई बहन 3rd हाउस, सॉरी, छोटे भाई बहन 3rd हाउस, बड़े भाई बहन 11th हाउस। ठीक है, मेरी शादी होगी कि नहीं, 7th हाउस। शादी के बाद कोई पूछे कि मेरी शादी कैसी चलेगी, तो आपको 11th हाउस देखना। क्यों? क्योंकि डिजायर है, वो जानना चाहता है कि मेरी शादी कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, खराब रहेगी, आफ्टर मैरिज, नॉट बिफोर मैरिज। ठीक है, तो आपको 11th हाउस ही देखना पड़ता है। चलिए
सबसे लास्ट हाउस आता है 12th हाउस। तो 12th हाउस को आप, मैंने अभी बताया 8th एंड 12th हाउस दे आर ऑब्स्टिकल, ठीक है। उसी प्रकार से जो 12th हाउस होता है वो एक्सपेंसेस होता है, व्यय होता है, खर्च होता है, ठीक है। तो 12th हाउस को आप कैसे याद रखेंगे? 12th हाउस इज लॉस, 12th हाउस इज एक्सपेंशन, खर्च, ठीक है। हिडन एक्टिविटीज 12th हाउस, डिफरेंट एनवायरमेंट 12th हाउस। डिफरेंट एनवायरमेंट से तात्पर्य है, मान लीजिए आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और साउथ इंडिया चले जाए, दैट इज कॉल्ड डिफरेंट एनवायरमेंट। तो ये भी क्या होता है? 12th हाउस होता है। तो डिफरेंट एनवायरमेंट इज 12th हाउस। विदेश इज 12th हाउस, क्योंकि जिस देश में आप रहते हैं उससे अलग ही वहां का एनवायरमेंट होता है, ठीक है। जेल इज 12th हाउस। तो किसी भी अननोन प्लेस को 12th हाउस कहा जाता है, क्योंकि जेल के बारे में, अंदर की लाइफ के बारे में कोई नहीं जानता, किसी ने नहीं देखा। तो प्रत्येक वो चीजें जो अननोन होती हैं हमारे लिए, जैसे कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, दैट इज 12th हाउस। फिर आपको वहां के हॉस्पिटल के रूटीन के हिसाब से रहना है, जो कोई नहीं जानता। जब एडमिट होता है आदमी तभी उसको पता चलता है। तो हॉस्पिटलाइजेशन इज 12th हाउस, जेल इज 12th हाउस, विदेश इज 12th हाउस, लंबी यात्रा इज 12th हाउस, लॉस इज 12th हाउस, एक्सपेंस इज 12th हाउस। ओके, क्लियर हो गया ये? मेडिटेशन इज ऑल्सो 12th हाउस, फॉरेन, विदेश 12th हाउस, पीएचडी इज 12th हाउस, ठीक है। 4 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर एजुकेशन में याद रखें। 4 नंबर बेसिक एजुकेशन, 9 नंबर आफ्टर ग्रेजुएशन, और अंतिम पढ़ाई पीएचडी, दैट इज 12th हाउस। तो 4, 9, 12, ठीक है। 12th हाउस इज ऑल्सो परचेस, परचेस भी है। मैंने आपको बताया था 4th हाउस परचेस है, 12th हाउस भी परचेस है। क्यों? क्योंकि परचेस करने के लिए आपको खर्च करना पड़ता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 12th हाउस होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज, शेयर मार्केट, ऐसा पैसा जिसको आप कैश कर लें तत्काल, दैट इज 2nd हाउस, ठीक है। लेकिन किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने, दैट इज 12th हाउस। ये मेजर डिफरेंस है, ध्यान रखें। इंश्योरेंस कौन सा हाउस होता है? 8th हाउस। हाँ, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एंड बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज, तीनों में अंतर याद रखें, ठीक है। कंफर्ट ऑफ बेड, दैट इज 12th हाउस, सैय्यद सुख कहते हैं उसको, है ना। ब्लैकमेलिंग इज 12th हाउस, स्मगलिंग इज 12th हाउस, रेप इज 12th हाउस, लूटपाट इज 12th हाउस, लाइफ इन फॉरेन इज 12th हाउस, ठीक है। दे ऑल आर 12th हाउस, क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने जाना कि जो 12 घर होते हैं उनके बेसिक सिग्निफिकेशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप जैसे जैसे इवेंट्स करेंगे तो वो इवेंट्स में भी कुछ कुछ नंबर्स आते जाएंगे, वो इवेंट्स के अकॉर्डिंग भी उन नंबरों को देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 12 हाउस हैं, इनके जो बेसिक सिग्निफिकेशंस हैं वो मैंने आपको बताए हैं। इतने तो आपको पता ही होना चाहिए यदि कृष्णमूर्ति पद्धति का अध्ययन आप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला 2 नंबर एडिशन इन फैमिली, क्योंकि नंबर वही है 12, घूम फिर के वही आएंगे, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे स्क्रिप्ट कैसे रीड की जाती है, ठीक है। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस ना करें। क्यों? क्योंकि पूरी कुंडली को पढ़ने के लिए आपको स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है, ठीक है। ये पहला बैच है जिसमें स्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, नहीं तो इसके पहले मैं एडवांस में ही स्क्रिप्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखा प्रॉब्लम आती है चार्ट को रीड करने में, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बेसिक में ही रखना है, ठीक है। तो कल अपन पढ़ेंगे स्क्रिप्ट रीडिंग, ओके। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है।